नमस्कार, बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर एजुकेटर बोल रहा हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के महत्वपूर्ण एमओयू और समझौते, यानी लेटेस्ट करंट अफेयर्स। और ये विषय सिर्फ करंट अफेयर्स तक ही सीमित नहीं है। ये एक तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था की आने वाली दिशा तय करता है। तो परीक्षा में यहाँ से सवाल बनना, आप समझिए, लगभग तय है। सही कहा। ये एमओयू शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर कई बार लगता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी और कंपनियों के बीच की कोई कागजी कार्रवाई है। नहीं नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी एमओयू एक तरह से भविष्य का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट? हाँ, मतलब ये बताता है कि सरकार किन सेक्टरों पर ध्यान दे रही है, राज्य में निवेश कहाँ से आ रहा है, और सबसे जरूरी, युवाओं के लिए रोजगार के मौके कहाँ बनने वाले हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कागज नहीं बल्कि इरादों का एक ठोस दस्तावेज है। बिल्कुल, इरादों का दस्तावेज, ये आपने बहुत अच्छा कहा। तो चलिए इन्हीं इरादों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, एक एमओयू और एक पक्के एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, परीक्षा के लिए भी। देखिए, एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आप एक तरह से सगाई समझ सकती हैं। सगाई? अच्छा। हाँ, इसमें दो पक्ष साथ मिलकर काम करने का इरादा जाहिर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक साझा लक्ष्य तय करते हैं। ये आमतौर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। और एग्रीमेंट फिर? शादी की तरह हुआ। एकदम सही। एग्रीमेंट एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई भी पक्ष अपनी बात से मुकरता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। एमओयू अक्सर एक मजबूत रिश्ते की पहली सीढ़ी है, जो आगे चलकर एक पक्के एग्रीमेंट में बदल जाता है। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। और जब हम निवेश की बात करते हैं तो पब्लिक, प्राइवेट और पीपीपी मॉडल का जिक्र आता है। क्या आप संक्षेप में इन्हें भी समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, जब सरकार किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। जब कोई निजी कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा या कोई और, निवेश करती है तो वो हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और पीपीपी? और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक मिला जुला मॉडल है। इसमें सरकार और निजी कंपनी मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जैसे कोई हाईवे बनाना हो या पावर प्लांट। और बिहार में हमें ये तीनों ही मॉडल तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बेहतरीन। अब हमारी बुनियाद एकदम साफ है। तो चलिए सबसे पहले उन बड़े नामों की बात करते हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए बिहार में आ रहे हैं। आजकल टाटा का नाम बहुत चर्चा में है। हाँ, और ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। बिहार सरकार और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के बीच एक बड़ा एमओयू साइन हुआ है। टाटा का नाम तो अपने आप में भरोसा जगाता है, लेकिन उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बिहार को ही क्यों चुना? मतलब यहाँ कोई खास क्षमता है जो दूसरे राज्यों में नहीं है? आपने मुद्दे की बात की है। बिहार के पास सौर ऊर्जा की जबरदस्त क्षमता है, खास तौर पे औरंगाबाद, गया और रोहतास का जो इलाका है, अच्छा। उसे बिहार का हाई सोलर पोटेंशियल बेल्ट माना जाता है। यहाँ साल के ज्यादातर दिन भरपूर धूप मिलती है, जो सोलर पावर प्लांट के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो इसका मतलब ये सिर्फ बिहार में बिजली की कमी को पूरा नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बिहार को एक ऊर्जा निर्यातक राज्य भी बना सकता है। एकदम। इसके 3 मुख्य फायदे होंगे। पहला, बिहार की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरा, कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जब टाटा जैसी बड़ी कंपनी निवेश करती है तो ये दूसरे निवेशकों को भी एक संकेत भेजता है कि बिहार अब निवेश के लिए एक सुरक्षित जगह है। बिल्कुल। और इससे हरित रोजगार भी पैदा होंगे। तो ऊर्जा तो आ रही है। अब बात करते हैं उन उद्योगों की जिन्हें ये ऊर्जा चलाएगी। बिहार की एक पारंपरिक पहचान रही है कपड़ा उद्योग, खासकर भागलपुरी सिल्क। क्या उस क्षेत्र में भी कुछ हो रहा है? निश्चित रूप से। बिहार की औद्योगिक नीति में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पर बहुत जोर दिया गया है। इसी के तहत कपड़ा और परिधान निवेश को लेकर कई एमओयूज हुए हैं। और जैसा आपने कहा, इसका केंद्र बिंदु है सिल्क सिटी, भागलपुर। मैं एक बार भागलपुर के कुछ बुनकरों से मिला था। उन्होंने बताया था कि कैसे सही बाजार और आधुनिक तकनीक न मिलने से उनका पुश्तैनी हुनर दम तोड़ रहा था। आपने उनकी नब्ज पकड़ ली। ये एमओयू सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये उन हजारों बुनकरों और उनके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है। इसका उद्देश्य भागलपुरी सिल्क को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इसके अलावा पटना में रेडीमेड गारमेंट की इकाइयां लगाने पर भी जोर है। और इसका सामाजिक असर क्या होगा, खास तौर पर?
इसका सबसे बड़ा असर महिला रोजगार पर पड़ेगा। अच्छा। गारमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है। इससे न सिर्फ परिवारों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। सही बात है। कपड़ा तो एक पारंपरिक ताकत है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी ताकत तो यहाँ की जमीन और किसान है। कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है? कृषि क्षेत्र में जो एमओयू हुए हैं वो बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट कर सकते हैं। फोकस है खाद्य प्रसंस्करण पर, यानी एग्रो प्रोसेसिंग पर। मतलब वैल्यू एडिशन पर जोर है। हाँ, समस्या ये है कि बिहार में पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन स्टोरेज और प्रोसेसिंग की कमी के कारण किसानों को सही दाम नहीं मिलता और बहुत सारा उत्पाद बर्बाद भी हो जाता है। जैसे सिर्फ मक्का ना बेचकर उसका कॉर्नफ्लेक्स या स्टार्च बनाकर बेचना। एकदम सही। और इसके लिए जिला विशिष्ट योजना बनाई गई है। जैसे मुजफ्फरपुर और आसपास का इलाका लीची प्रसंस्करण का हब बनेगा। पूर्णिया, जो मक्के के उत्पादन में टॉप पर है, वहां मक्का आधारित उद्योग लगेंगे। और बेगूसराय का भी कुछ जिक्र था। हाँ, बेगूसराय को एक कृषि लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज बनेंगे। इसका सीधा मतलब है कि किसानों की आय बढ़ेगी और फसल की बर्बादी रुकेगी। ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। निश्चित रूप से। ये बिहार को अनाज के कटोरे से फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो ही प्राइवेट कंपनियों की बात, जो मुनाफे को देखकर निवेश करती हैं। लेकिन बिहार के विकास में केंद्र सरकार की भी एक बड़ी भूमिका है। क्या केंद्र के साथ भी कोई ऐसे ही बड़े गेम चेंजर समझौते हुए? हाँ, और यहाँ एक ऐसी परियोजना है जिस पर सभी एस्पिरेंट्स को खास ध्यान देना चाहिए। कौन सी? ये है कोसी मेची इंट्रास्टेट लिंक परियोजना। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है और बिहार के लिए किसी वरदान से कम नहीं। नदी जोड़ो परियोजना, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। इसका मकसद क्या है? इसका एक ही मकसद है, पानी। उत्तर बिहार एक अजीब विरोधाभास में जीता है। एक तरफ कोसी जैसी नदियां हैं जो हर साल बाढ़ लाती हैं, और दूसरी तरफ सीमांचल का एक बड़ा इलाका है जो सिंचाई के लिए तरसता है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा? इस प्रोजेक्ट के जरिए कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को एक नहर के जरिए मेची नदी बेसिन में भेजा जाएगा। और परीक्षा के लिहाज से वो कौन सा आंकड़ा है जो हमें रट लेना चाहिए? वो आंकड़ा है 2.15 लाख हेक्टेयर। इस एक परियोजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों की कुल 2.15 लाख हेक्टेयर जमीन को सीधी सिंचाई का लाभ मिलेगा। यह आंकड़ा सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेकिन नदी जोड़ो परियोजनाओं की तो अक्सर आलोचना भी होती है। पर्यावरण को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं। आपका सवाल बहुत जायज है। बड़ी परियोजनाओं के साथ पर्यावरणीय चिंताएं जुड़ी होती हैं, लेकिन इस मामले में यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगी। कोसी के अतिरिक्त पानी को नियंत्रित तरीके से मोड़ने से बाढ़ की विभीषिका कम होगी। अच्छा। हाँ, तो एक साथ दो फायदे। हाँ, यहाँ सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधा जा रहा है। ये उत्तर बिहार के कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है। समझ गया। यानी बड़े प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं, लेकिन इन सबका फायदा उठाने के लिए हमारे युवाओं को हुनरमंद बनाना भी तो जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट के मोर्चे पर क्या हो रहा है? बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल, ये विकास के दो पहिए हैं। बिहार कौशल विकास मिशन ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर राज्य में उद्योग लिंक्ड कौशल केंद्र खोलने के लिए एमओयू किए हैं। ये उद्योग लिंक का क्या मतलब है, थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि यहाँ वो ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी इंडस्ट्री को सच में जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्स करा दिया। इंडस्ट्री से पूछा जाएगा कि आपको कैसे स्किल्स वाले लोग चाहिए, और फिर उसी के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है? कई गुना बढ़ जाती है। ये बिहार के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल है। और ये हुनर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाए। इसके लिए ग्लोबल पार्टनरशिप भी जरूरी होगी। क्या इस दिशा में भी कोई काम हो रहा है? जी हाँ, इसमें विश्व बैंक के साथ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक बिहार में ग्रामीण विकास परियोजनाओं, खासकर ग्रामीण सड़क संपर्क और आजीविका के कार्यक्रमों में आर्थिक और तकनीकी मदद दे रहा है। तो फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है। बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि बिहार का हर गांव पक्की सड़क से जुड़े और गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा हों। और एक चीज उत्तर बिहार के लिए बहुत जरूरी है, वो है जलवायु परिवर्तन और बाढ़ प्रबंधन। हर साल हम तबाही की तस्वीरें देखते हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जा रहा है। जलवायु लचीलापन और बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में
कई विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ काम हो रहा है। फोकस उन्हीं जिलों पर होगा जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाँ, मकसद है कि बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाया जाए और हमारी खेती को इतना लचीला बनाया जाए कि वो बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना कर सके। इसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कहते हैं। हमने पारंपरिक उद्योगों की बात की, कृषि की बात की, लेकिन आज के दौर में आईटी और स्टार्टअप्स के बिना विकास की कहानी अधूरी है। इस नए जमाने की अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो रहा है? इसके लिए सरकार का पूरा फोकस पटना को एक स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने पर है। नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, उन्हें शुरुआती फंडिंग और मेंटरशिप देने के लिए कई समझौते हुए हैं। मतलब नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। बिल्कुल, यही लक्ष्य है। इससे राज्य में एक इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही है। जो पारंपरिक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए भी औद्योगिक गलियारों यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का विकास किया जा रहा है। खास तौर पर बेगूसराय, बरौनी औद्योगिक क्षेत्र और गया जैसे इलाकों पर विशेष ध्यान है। ये वो जगहें हैं जहां ऊर्जा, कच्चा माल और कुशल श्रमिक सब एक साथ उपलब्ध होंगे। बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। हमने एक एक करके बिहार के भविष्य की तस्वीर को जोड़कर देखा। अब परीक्षा का समय नजदीक है, तो एक त्वरित रिवीजन हो जाए, खास तौर पे वो वन लाइनर्स जो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। जरूर, तो चलिए कुछ सुपर एग्जाम वन लाइनर्स को दोहरा लेते हैं। पहला, कोसी मेची परियोजना से कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा? जवाब है 2.15 लाख हेक्टेयर। बिल्कुल। दूसरा, कपड़ा एमओयू का केंद्र कौन सा जिला है? भागलपुर यानी सिल्क सिटी। सही। तीसरा, मुजफ्फरपुर किस कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण के लिए मशहूर हो रहा है? लीची प्रसंस्करण। चौथा, बिहार में स्टार्टअप और स्किल हब के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? पटना। और पांचवा, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किस बड़ी कंपनी के साथ एमओयू हुआ है? टाटा पावर। एकदम सही। ये तो एकदम कंठस्थ कर लेने वाली बातें हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारी को याद रखने के लिए क्या कोई खास तकनीक भी है? हाँ, एक बहुत ही सरल और असरदार तकनीक है। इसे हम SIDE फॉर्मूला कह सकते हैं। SIDE। जी, जब भी आप किसी एमओयू के बारे में नोट्स बनाएं तो इन 4 चीजों पर ध्यान दें। S से सेक्टर यानी वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। I से इन्वेस्टमेंट या पार्टनर, किस कंपनी या संस्था के साथ समझौता हुआ है। D से डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट, किन जिलों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और E से? और E से एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, इससे राज्य को क्या लाभ होने की उम्मीद है। अगर आप इस SID फ्रेमवर्क में नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन के समय सब कुछ आसानी से याद रहेगा। ये एक शानदार तकनीक है। तो आज हमने MOUs पर विस्तार से चर्चा की। अब यहीं पर अगले लेक्चर का रास्ता भी साफ कर देते हैं। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे बिहार औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन। करंट अफेयर्स मतलब हम ये देखेंगे कि आज हमने जिन MOUs की बात की, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए सरकार कौन सी नीतियां बना रही है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या-क्या सहूलियतें दे रही है। ये आज की चर्चा का एक स्वाभाविक अगला कदम होगा। बिल्कुल। ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स मजबूत होगा तो GS का स्कोर अपने आप बूस्ट होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।